हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर पेपर 2018 जिसका सीबीटी 1 20 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 का ऑफिशियल पेपर है, जिसका हम लोग करने वाले हैं मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड जीएस। ओनली वन करंट अफेयर को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि करंट अफेयर आपका पुराना वाला कोई काम का नहीं है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर थोड़ा मैं इसको जूम कर दूँ। ओके, ये पहले रीजनिंग का ही क्वेश्चन आ चुका है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे। 15, 20, 18, 23, तो यहाँ पर वाट के स्थान पर पूछ रहा है कौन सी संख्या होगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए कैसे चल रहा है। मैं एक बार इसे मिटा देता हूँ। यहाँ कैसे चल रहा है, 15 से 3 बढ़ा है तो 18, 18 से 3 बढ़ेगा तो 21, कितना होना चाहिए 21, 21 में 3 बढ़ेगा तो 24, यानी 3 3 ऐड हो रहा है, 3 3 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 21 होगा। जैसे यहाँ पर अल्टरनेट देखें तो इसका 20 से 23, 23 से 26, इस तरह से चल रहा है। 3 3 इधर भी ऐड हो रहा है, एक बाय एक छोड़ के, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 21। तो ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन था, पकड़ में आ जाता आसानी से। नेक्स्ट, हाँ ये भी रीजनिंग का ही प्रश्न है, इसको भी थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ। चलिए ओके, इसमें क्या कह रहा है कि जो समूह से संबंधित नहीं है, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए सभी में पैरेलल लाइन है, इसमें भी, लेकिन इसमें पैरेलल लाइन नहीं है। पैरेलल लाइन होने का मतलब कि यहाँ का गैप जितना है उतना गैप यहाँ का होना चाहिए, यहाँ का गैप जितना है उतना गैप यहाँ का होना चाहिए, जितना गैप यहाँ का है उतना गैप यहाँ पर होना चाहिए। इसमें है क्या, यहाँ कम गैप है, यहाँ ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं, तो इसीलिए ये अलग है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मैथ के भी इसमें क्वेश्चन हमने लिया है। ओके, तो पहले रीजनिंग ही आ गया, सेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। मैं आगे से पहले मैथ का क्वेश्चन को सेट करेंगे, फिर रीजनिंग, फिर जीके और जीएस का सेट करेंगे, लेकिन आज तो सेट हो चुका है जो भी है। तो यहाँ पर कहता है दिए गए कथनों को सत्य मानिए और यह निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कुछ मेज किताब है और सभी किताब कुर्सी, यानी कहने का मतलब ये मेज का हमने घर बनाया, इसका कुछ हिस्सा किताब है। ओके, यानी बुक लिख देते हैं, क्यों बुक है, और सभी किताब कुर्सियाँ, जितने भी बुक है वह सारे के सारे कुर्सियों के अंदर है। ओके, तो ये मेरा डायग्राम बन गया। तो कंक्लूजन क्या कहता है, निष्कर्ष कि कुछ किताबें मेज है, ये जो किताब का कुछ हिस्सा है या मेज का भी कुछ हिस्सा है कि नहीं, दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला ही सही है। कुछ कुर्सियाँ किताब है, ये कुर्सी जो है इसका कुछ हिस्सा बुक है कि नहीं है, पूरा भी है, लेकिन मेरा कहने का मतलब समझिएगा पूरा भी है, बुक पूरा बुक है, यानी बुक जितने भी बुक है वो कुर्सियाँ है, लेकिन तो कुछ में भी तो आ सकता है ना, इसका मतलब दूसरा भी राइट है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों अनुसरण करेगा, 1 और 2 दोनों अनुसरण करेगा। ओके, नेक्स्ट, हाँ इसको देखिए, कौशिक ने 160 रुपये का एक खिलौना खरीदा और इसे 180 रुपये में बेच दिया, तो लाभ दर क्या होगा, यानी लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या फार्मूला बनता है आप लोगों का, हालांकि इसमें तो ऐसे भी निकाल लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल बटे क्रय
मूल्य यही तो होता है कि नहीं। मैं पेन को थोड़ा पतला कर दूं। ओके, ये तो लाभ कितने का, देखिए 160 का सामान है और 180 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है, 20 रुपए का, गुना 100, खरीदे कितने में, 160 रुपये में, अपॉन 160 हो गया। बस इसको कटाइए पिटाइए, ये कटा, ये 2 से 8 12 में, 100 को 8 से भाग दीजिएगा, 12 96 यानी 12.5%, 12.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी ही है। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0, तो 0 के दो अलग अलग वास्तविक हल है, तो के का मान क्या होगा। तो इसका मतलब वास्तविक हल है तो के का मान क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर डी स्क्वायर बराबर 4ac सॉरी डी बराबर यानी विविक्तर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो होंगे, कहने का मतलब ये जो होगा 0 से बड़ा। ओके, तो यहाँ से b कहने का मतलब इस x के आगे में जो होता है वह b होता है, और इस एक्स स्क्वायर के आगे में जो होता है वह a होता है, और ये c है। ओके, तो यहाँ पर b के जगह पे हम पुट करेंगे क्या, k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे कुछ नहीं है तो 1, c के जगह पे क्या है k, यही ना 0, ठीक। तो k स्क्वायर माइनस 4k ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से k कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, k माइनस 4, यही ना, बराबर 0। यानी कह सकते हैं k जो है ये 0 से बड़ा है, और यहाँ पर k जो है यानी k जो है 4 से बड़ा, 0 से छोटा और 4 से बड़ा। ओके, तो ये कहाँ पे टर्म दिख रहा है, यहाँ पर k का मान जो है 0 से छोटा या 4 से बड़ा, ये वाले। तो यहाँ से ये एक क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं सारा का सारा क्वेश्चन सेट से ही लिया हूँ, यानी प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिया हूँ। आप लोग को अगर यकीन ना हो तो आप लोग इंटरनेट से लोड कर लें पेपर को और मिला सकते हैं, सेम टू सेम हूबहू पेपर मिलेगा। ओके, वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 से घटाने पर 2/3 प्राप्त होता है। जिसे 1/2 से घटाने पर कौन सा भिन्न, मान लेते x/y कोई भिन्न है जो कि इसको घटा दिए तो 2/3 प्राप्त हो गया, 2/3 प्राप्त हो गया। ओके, तो इस टर्म को इधर लेता है या इस टर्म को इधर, 1/2 माइनस 2/3, ये तो ये इधर आ जाएगा x/y, यही तो होगा है कि नहीं। तो 3 माइनस 4 अपॉन 2 तिया 6 x/y, तो यहाँ पर क्या आया -1/6 x/y का वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कहीं होना चाहिए, माइनस में 1/6, हाँ यहाँ है ये। नेक्स्ट देखिए, ये भी एवरेज का क्वेश्चन है। देखिए, एक कक्षा में 12 लड़कों की परीक्षा में औसत अंक 16 था और कक्षा में 30 छात्रों का औसत अंक इतना है, तो लड़कियों का औसत अंक क्या था। तो मान लीजिए कक्षा में बॉयज का जो 12 लड़कों
का कुल अंक क्या होगा? औसत गुने कितने लड़के हैं? औसत कितना? 16 और कितने लड़के? 12 लड़के। तो इसको गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 72, 12 का 12, 7, 19, 192। ओके, 192 आ गए। अब पूछ रहा है लड़कियों की औसत अंक क्या थी? तो टोटल 30 छात्र का दिया है। 30 छात्र, यानी कहने का मतलब 30 जो है लड़का प्लस लड़की दोनों है कि नहीं? तो यहाँ पर कह सकते हैं 30 लड़का और लड़कियों का कुल अंक। लगता है किसी का शादी है गांव में कुछ दूर पर, क्योंकि बम पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता शादी और बरसात दोनों एक ही तरह होता है। शुरुआत में तो अच्छी लगती है, बाद में फिर वही किच। बस मजाक कर रहा हूँ दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। 30 गुना 18.1, तो ये कितना होगा? 4, 8 चौके 18 × 54। इतना ही होगा कि नहीं? नहीं, ये 3, 18, 3 का 3, 18 × 54, ये 543। इतना हो गया। इसमें लड़का प्लस लड़की दोनों है, ठीक है। तो सिर्फ लड़की का कितना होगा? अगर लड़की का कुल अंक ज्ञात करना हो, लड़की का कुल अंक कितना होगा? 543 माइनस 192, यही ना? तो घटाइएगा तो कितना? 1 और 14 में हो गया 5, 13 में हो गया नहीं 18.1, ठीक था। तो यहाँ पे घटाइएगा तो 1, 14 में हो गया 5, ठीक है, 4 में 3, 351। तो कितने लड़की होंगे? यानी 30 में से तो 12 लड़का है, तो इसका मतलब 18 लड़की होंगे। तो लड़कियों का औसत, इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? कुल योग को कितनी लड़की है, तीन दोनों का अंतर कितना? टोटल 30 में से 12 लड़का, तो लड़की कितनी? 18 से भाग दे दीजिए। देखिए 9 से कटेगा दोनों, हाँ 9 से ये 2 टाइम, 9 से ये 9 × 27, 9 9 81, 39/2 और कटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा? 19 × 2 = 38, यानी 19.5, 19.5 इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट। ये प्रश्न भी अच्छा है, देखिए x - 3 से विभाजित होने पर x² + ax + b जो भाग देते हैं तो 22 शेष देता है। इसको डायरेक्ट देखिए कैसे करते हैं। इसको हम अगर देखें बराबर में इसको 0 माने तो x बराबर यहाँ से क्या निकलेगा? 3, और इस 3 को इसमें पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ x है इस 3 को पुट कीजिए। जैसे यहाँ पर इस समीकरण को अगर हम उठाएं तो x² + ax + b बराबर 22। x² की जगह पे 3 पुट करना है, x की जगह पे 3 × 9 + 3a + b बराबर 22, ये ना? तो 3a + b बराबर 22 में 9 जाएगा तो 13, ये हुआ। तो इसको 1 मान लेते हैं। अब इसको लीजिए, इसको अगर हम सीधा कर लें तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा? यहाँ से भी x बराबर 3 आएगा, है कि नहीं? लेकिन समीकरण कुछ और है। यहाँ पर x² + bx, इसको अलग पेन से हम करते हैं, x² + bx
प्लस ए बराबर शेष कितना दे रहा है 24। ओके ऐसे, तो यहाँ पर 3 3 9 प्लस 3b प्लस ए बराबर 24। तो यहाँ से क्या निकलेगा a प्लस 3b बराबर 24 में 9 गया तो 15। तो यहाँ से a प्लस 3b बराबर 15, इसको सेकेंड। तो दोनों को जोड़ दीजिए। मेरा कहने का मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को जोड़ दीजिए, तो फिर क्या आएगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ। जैसे इस समीकरण को लेते हैं 3a प्लस b बराबर 13, ये समीकरण 1 था। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ से 4a और यहाँ से 4b, इसको भी ऐड करें तो 28। तो यहाँ से 4 कॉमन तो आ जाएगा कि नहीं, है कि नहीं। तो 4 कॉमन आएगा तो 4 से इधर भाग लग जाएगा। a प्लस b बराबर 4 से भाग लगाएंगे तो 7, है कि नहीं। और हमसे पूछा भी क्या है, a प्लस b, क्या पूछा है a प्लस b, ये है। हमको बनाने से पहले आप ज़रूर किया कीजिए रोक कर वीडियो, थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, बनाने में सही लगेगा। आप आंसर एक बार देख लीजिएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, ठीक है 60 वर्ष। फादर प्लस सन, इनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। लेकिन 6 वर्ष पहले पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का 5 गुना थी, यानी फादर और सन 6 वर्ष पहले 5 गुनी थी। अगर सन का उम्र 1 अनुपात में था तो इसका 5 अनुपात में था। कब? 6 वर्ष पहले। अगर हमारे तरीके से बनाइएगा तो इसका आंसर कुछ ही सेकंडों में आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये 6 वर्ष पहले का है कि नहीं, और हमसे पूछा है 6 वर्ष बाद का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 6 वर्ष पहले का मतलब कि दोनों में 6-6 वर्ष घटा होगा, इन दोनों में 6-6 वर्ष घटा होगा। तो इन दोनों में 6-6 वर्ष घटाइए तो कितना 12, इसका मतलब 48। इसका मतलब इन दोनों के योग के बराबर 48 है। 5 1 6, 6 का वैल्यू 48 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू 8 यहाँ पर दिया है। और हमसे पूछा क्या 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो 1 का वैल्यू 8 है। लेकिन ये इसको अगर करें तो यहाँ से 8 और 40, पिता का उम्र यानी सन का जो पुत्र है उसका उम्र 8 वर्ष है, तो पिता का उम्र 40 वर्ष। कब? 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष बाद कितनी होगी, दोनों में 6-6 ऐड कीजिए तो ये 40 का और ये 14 का है, यही ना। लेकिन ये वर्तमान उम्र हो गया, कितना हो गया वर्तमान, इन दोनों का ऐड कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। तो हमसे पूछा 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र, तो और इसमें 6 वर्ष ऐड कीजिए तो कितना 20 वर्ष। तो इसका आंसर 20 वर्ष हो जाएगा। लेकिन हमारे तरीके से कीजिएगा तब, नहीं तो फिर आप एक अलग तरीका लगा सकते हैं। इतना दूर तक आप लोग समझ सकते हैं। ये दोस्त हम भी जब भी इस प्रश्न को करते हैं तो कुछ इसी तरह से करते हैं ताकि जल्दी बनता है। अगर आप लोग भी सीखना चाहिएगा तो मैं प्रॉपर इस तरह का एक वीडियो बना दूंगा, बताइएगा कमेंट में। देखिए 6 वर्ष पहले फादर की उम्र में भी 6 वर्ष घटाइए और 1 मिनट ये है 6 वर्ष पहले फादर का उम्र, 6 वर्ष पहले सन का उम्र, ये हुआ। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी इसकी जो आयु है इसकी आयु का 5 गुने के बराबर थी, 5 गुने के बराबर। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? ठीक, तो यहाँ से f-6 बराबर 5s, यानी s मतलब सन यानी पुत्र,
-30 ये ना, तो f -6, देखिए s, इसको s वाले को एक साइड लेते हैं, ये 5s और ये -30 और इस 6 को इस साइड लेते हैं, ये +6, तो f -5s s बराबर -24। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए और इसको हल कर लीजिए, है कि नहीं। ये तरीका है, या तो एक सूक्ष्म मान के कर सकते हैं, हमने तो डायरेक्ट यहाँ पर मान लिया। तो f + s बराबर 60, f -5s बराबर -24। तो आप लोग तो इस इक्वेशन को हल करने तो जानते ही होंगे, है कि नहीं। 10th में तो बहुत सारा ये 17 बनाए होंगे, माइनस प्लस प्लस, तो ये कट गया, बचा क्या, 5 1 6s और यहाँ पे 4 6 2 और 84। तो s बराबर कितनी आ गई, 14 6 के 84, यानी वर्तमान उम्र 14 वर्ष आ गया। पुत्र की वर्तमान उम्र 14 वर्ष आ गई। तो 6 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो इसमें 6 वर्ष ऐड कर दीजिए, तो 14 + 6 कितना हो गया, 20। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाता है, अगर उस मेथड से आप समझेंगे तो उससे जल्दी बनता है दोस्त। नेक्स्ट देखिए, ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 80 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है और अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। 7 सेकंड की गति के बाद इसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पर देखिए, हमें कुछ 80 मीटर की ऊंचाई तक फेंकी है, इसका मतलब हमें हाइट दिया हुआ है, यानी यहाँ पर एस हमें दिया हुआ है जब हमने फेंका 80 मीटर फर्स्ट कंडीशन में। तो कहीं ना कहीं एक ऊपर पॉइंट पे गया होगा तो वो रुका होगा, इसका मतलब अंतिम वेग जो होगा 0 होगा। v बराबर क्या होगा, 0 होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, क्या इतने बात को समझ पा रहे हैं। तो हमें यहाँ से u ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, u। तो यहाँ पे u भी s से कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, और g से, g भी अगर रहे साथ में तो कौन सा फार्मूला लगा। यहाँ पर g का मान तो 10 दे ही दिया है, g का मान हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। तो यहाँ पर v² बराबर u² + 2gs। क्या ये फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो v 0 है, 0 का स्क्वायर कीजिएगा 0 ही, u² निकालनी है हमें, प्लस 2g का मान 10, g का मान क्या होगा 10, प्लस s का मान कितना 80। लेकिन g का मान 10 प्लस में क्यों ले, जब ऊपर फेंक रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत में न जाएगा, इसका मतलब g का मान यहाँ पर माइनस में होगा। तो v² इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में, और इधर ये माइनस कितना हो जाएगा 20 8 87, मतलब 16 गुना 100 कर सकते हैं, है कि नहीं। ये माइनस माइनस खत्म, तो v बराबर यहाँ से कितना निकलेगा, स्क्वायर जाएगा तो उठ कर तो इधर रूट में बदलेगा, है कि नहीं। तो इधर रूट लग जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो इसका मतलब रूट लगेगा, तो 16 का रूट कितना 4 और 10, 100 का रूट कितना 10। तो यहाँ पर v बराबर क्या आ गया 40, v बराबर 40। ओके, क्या इतने बात समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर पूछ रहा है विस्थापन 7 सेकेंड बाद। तो एक फार्मूला आप लोग को और भी पता होगा, s बराबर ut + हाफ a या gt, गुरुत्वाकर्षण के रिस्पेक्ट में तो g होता है, gt², ये होता है कि नहीं। तो u कितना निकला 40, u अच्छा u निकाल रहे थे, v तो हमें था ही, यहाँ पर u निकला, क्या निकला u कितनी है 40, t कितनी है 7 प्लस हाफ, g का मान कितना दिया है 10। अब तो देखिए
यहाँ तक पहुँचा तो 60 सेकंड बाद ये लौटना शुरू करेगा, है कि नहीं। 60 सेकंड की गति के बाद ये लौटना शुरू करेगा, नहीं तो यहाँ लौटना नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ दूरी जो लगी होगी, तो हो सकता है 7 सेकंड इसी यहीं तक में हो, 7 सेकंड यहीं तक में हो। तो इसलिए जी अभी भी माइनस में लेना है, जी अभी भी माइनस में लेना है। टी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 50, ये 5 टाइम चल जाएगा। तो यहाँ पे 280 प्लस माइनस माइनस 9 5 45 और 5 20 4 24, घटाइएगा तो कितना आएगा 5, 7 में 4 गया 3, 2 में 2 गया, ये 35, कितना आ गया 35 मीटर, कितना आ गया 35 मीटर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की ज़रूरी है और कोई कुछ है नहीं इसमें। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या ऊंचाई की आधी है, आधार की त्रिज्या ऊंचाई की आधी है और एक अर्धगोला का आयतन बराबर है, तो अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या का अनुपात क्या है। ये प्रश्न देखिए, क्षेत्रमिति जिसका अच्छा है वो बना लेगा आसानी से। जैसे समलंब वृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसका जो कहता है कि अर्धगोले का आयतन के बराबर है, तो 3/4 अर्धगोला का आयतन √3 अर्धगोला 4/3 यानी 2/3 होगा, राइट। मैं भी थोड़ा थोड़ा सूत्र भूल गया था। 2/3 पाई आर क्यूब, इसका पाई आर क्यूब, इसका आर को अलग मान ली, ये होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, देखिए शंकु का आयतन जिसके आधार का त्रिज्या और इसकी ऊंचाई की आधी है, यानी आधार का जो त्रिज्या है ये जो आर है, जो भी ऊंचाई है उसका आधा है, जो भी ऊंचाई है उसका, अगर एच का मान लीजिए थोड़ा देर के लिए एच का मान 2 होगा तो इसका मान 1 यूनिट होगा, बात समझ रहे हैं। एच का मान अगर 2 यूनिट मानते हैं तो आर का मान 1 यूनिट होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है आधार का त्रिज्या इसकी ऊंचाई की आधी है, ऊंचाई की आधी है, तो ऊंचाई हमने 2 माना तो इसकी आधी 1 होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ओके, तो अब यहाँ पर देखिए पाई से पाई तो दोनों साइड है तो कट गया, ये 3 से 3 कट गया, अब बचा क्या इसका आर, R1, आर को हमने 1 यहाँ पर माना तो 1 का स्क्वायर 1, एच कितना है 2 गुना 2, ये 2/3, 2/3 तो कट ही गया, 3 कट गया, 2 गुने आर क्यूब, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये आर क्यूब बराबर कितना आ गया 1। तो आर बराबर यहाँ से कितना आएगा, बड़ी आर बराबर भी 1 आएगा, क्यों 1 का रूट क्यूब कीजिएगा तो 1 ही आएगा। तो इसकी त्रिज्या क्या बोल रही है, अर्धगोले की त्रिज्या कितने निकली 1, अर्धगोले की त्रिज्या को हमने बड़ी आर माना और शंकु की त्रिज्या को छोटी आर, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी 1 निकली और शंकु का त्रिज्या कितना आया 1, तो 1 अनुपात 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति में रिक्त स्थान को भरेगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डायग्राम देखिए, यहाँ से ऐसे भराएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, कम 4 लाइन, कितने लाइन चाहिए, ये पार्ट चाहिए हमें, ये पूरा पार्ट हमें चाहिए और हमें ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है कि नहीं, सेम टू सेम, तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको करने का हम सही तरीका बता दें, इसको कैसे आप कर सकते हैं। दी गई व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या
और ठीक बाद एक अक्षर नहीं है। ठीक है, ऐसे कितने अक्षर, ऐसे कितने अक्षर जिनके ठीक पहले एक संख्या, यानी इनके एक पहले एक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संख्या। और बाद में ठीक बाद एक अक्षर नहीं होनी चाहिए, कि अक्षर बाद में नहीं होनी चाहिए ये बात। चलिए तो हम अक्षर को पकड़ते हैं और उनके पहले संख्या होनी चाहिए। तो ये अक्षर है लेकिन इनके पहले संख्या नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ये अक्षर है और इनके पहले एक संख्या है, इसके पहले एक संख्या है लेकिन बाद में संख्या अक्षर नहीं होनी चाहिए। अक्षर, यहाँ पर अक्षर भी है तो इसका मतलब ये टर्म भी नहीं चलेगा। एक अक्षर, ये अक्षर नहीं है, यहाँ पर अक्षर है। ठीक, यहाँ पर ये टी जो है ये अक्षर है, इनकी पहले एक संख्या भी है, बोला राइट बात, संख्या होनी चाहिए और बाद में अक्षर नहीं होने चाहिए। बाद में अक्षर भी नहीं है, यहाँ पर बाद में भी संख्या है, तो एक टी हमें पता चल गया। दूसरा और देखते हैं, ओ के पहले एक संख्या, बिल्कुल राइट है। बाद में अक्षर नहीं है, ये भी बात सही है, क्योंकि बाद में अक्षर नहीं है, ये भी बात सही है। और कोई ऐसी संख्या है क्या? नहीं है। डब्लू को पहले देखिए, बोला संख्या होनी चाहिए जो कि नहीं है, यहाँ पर सिंबल है। तो इस तरह से कौन कौन मिला? टी और ओ हमें मिला, दो ऐसी अक्षर कितने मिले? दो, जिनके ठीक पहले संख्या और बाद में अक्षर नहीं हो। नेक्स्ट, इसको बनाइए। यहाँ पर क्या भराएगा? सिर्फ देखिए, इस कुछ नहीं है, 5 5 ऐड हुआ है, 3 में 5 जोड़े 8, 8 में 5 जोड़ो 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 में 5 जोड़िए 23, ये 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये दर्पण छवि है, ये दर्पण लगा हुआ है, इसका छवि कैसा बनेगा? तो इसका छवि जस्ट देखिए, इसको ऐसे बनेगा, इसका उल्टा। तो इस तरह से लकीर जाएगा, जो कि इसमें ऐसे गया, ऐसे वाला तो नहीं होगा। इन तीनों में है, लेकिन ये वाला फिगर जो ये चरकोनुमा दिख रहा है, ये इस तरह होनी चाहिए, इसमें नहीं है। इन दोनों में है, इन दोनों में है कि नहीं? और ये वाला फिगर अगर इधर है तो इसमें इधर घुमा होना चाहिए, दोनों में है। अब रहा तीर की बात। तीर यहाँ पर ऊपर साइड है, तो ऊपर साइड ही तीर बनेगा। ये जो तीर है ये ऊपर साइड ही बनेगा, ना कि नीचे साइड। इसमें नीचे साइड है, इसमें ऊपर साइड, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दर्पण छवि आप लोग तो पकड़ लेते होंगे। तो इसमें से कौन सा उपयुक्त विकल्प होगा? सीधा सीधा है, देखिए, कम से कम ऐसे तो भरेगा, है कि नहीं? इधर कोई बिंदा होगा, कुछ बिंदा लगे होंगे। तो देखिए, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक डंडा होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, ये नहीं हो सकता है। इसमें देखिए, इसमें डंडा है लेकिन इसमें कुछ बिंदा नहीं, ये भी नहीं हो सकता। इसमें डंडा है लेकिन इस वाले में डंडा है लेकिन ई कोना में है, ई कोना में होना चाहिए था, है कि नहीं? तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, चलिए इसमें ट्रायंगल गिनना है, कितना त्रिभुज होगा। तो नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ओके, तो इसको चलिए कैसे गिनते हैं। ये जब भी आपको एक वर्ग में दिख जाए या आयत में दिख जाए ट्रायंगल गिनना, तो यहाँ पर नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ से लेकर इस पूरे वर्ग में जो बनेंगे, कितने बनेंगे? सबसे बड़ा नंबर 6, इसका डबल 12 बनेंगे, इसका डबल 12 बनेंगे। अब रहा इसमें, जब इस तरह का त्रिभुज हो, जब इस तरह का त्रिभुज हो तो इसमें नंबर ऐड कीजिए, 1 2 3। जैसे 3 को घर बना
3 नंबर बना, तो इन सबको जोड़ दीजिए, 1 और 2 3, 3 3 6। उसी तरह से यहाँ पर 1 और 2, इस तरह से त्रिभुज है कि नहीं? देखिए इस तरह से ये त्रिभुज है कि नहीं? तो इनमें 1 2, तो यहाँ पर 3 बना। क्या अब भी कोई त्रिभुज बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देखिए यहाँ से एक बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा, ये वाला बना बड़ा, जस्ट ऊपर बना, तो जस्ट उसी की तरह यहाँ भी नीचे एक त्रिभुज और बनेगा, है कि नहीं? तो 2 त्रिभुज और बने। तो अब सब टोटल ऐड कीजिए, 3 2 5 12 5 17। तो इसमें कितने त्रिभुज है? 17 त्रिभुज है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या क्या है। बी का प्लेस वैल्यू 2, एफ का 6, के का 11, आई का 9, एम का 13, आर का 18। बस यहाँ पर देखिए रिलेशन क्या है, प्लेस वैल्यू से जल्दी आंसर बन आ जाता है। जैसे 2 में यहाँ पर 7 बढ़ा है तभी तो 9 हुआ, तो यहाँ पर 4 में 7 को बढ़ाइए तो 11 होगा। 11 पर क्या आता है? के से तो ये शुरू नहीं है कि नहीं? क्या ऑप्शन नंबर डी शुरू है क्या? हाँ है, तो यहाँ पर ये हो सकता है। तो एक ऑप्शन तो ख़त्म। देखिए यहाँ पर 11 में 7 ऐड हुआ है तभी 8 बना है, तो पी में 7 ऐड कीजिएगा, नहीं 16 में 7 ऐड कीजिएगा, 16 7 23, इसका मतलब 23, लास्ट में 23, इसका मतलब लास्ट में डब्लू होनी चाहिए। लास्ट में डब्लू किस में? एक ही ऑप्शन में। बीच में कुछ भी आए हमको उससे मतलब नहीं, शुरू और लास्ट का मिला लिए ना, काम हो गया। तो यही राइट आंसर होगा, आप लोग मिलाइएगा। नेक्स्ट, एक स्कूल में हमेशा एक होता है, अध्यापक होंगे। क्या होंगे? अध्यापक। नेक्स्ट, इसमें टोटल हम लोग 34 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, क्योंकि एलपी का जो पहले वाला पेपर था CBT 1 2018 प्रीवियस पे, उसमें टोटल 75 ही क्वेश्चन पूछा करते थे CBT 1 में, तो इसीलिए इसमें 75 क्वेश्चन ही है, जिसमें कि हमने 34 क्वेश्चंस लिए हैं। टोटल हमने 40 क्वेश्चन लेना था, लेकिन इसमें से बहुत इजी सब क्वेश्चन को हमने इंक्लूड नहीं किया है, छोड़ दिया है। तो जो कि 40 क्वेश्चन में से 34 क्वेश्चन आप लोगों को करा देंगे, बाकी बाद 35 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। उस आकृति का चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कैसे अलग सुनते, सभी के सभी फिगर सेम टू सेम देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अलग चुने तो चुने कैसे? यहाँ पर देखिएगा जरा गौर से, ये वाला फिगर ऐसे घूमा, ये वाला फिगर ऐसे घूमा, ये वाला फिगर ऐसे घूमा, और ये वाला ऐसे घूमा। तो सब में देखिए ये बाहर के साइड निकल रहा है कि नहीं? इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन बट इसमें जो है उल्टा फिगर घूम रहा है। क्या हो रहा है? उल्टा घूम रहा है, तो इसलिए बी यहाँ पर अलग है। सबका मुख देखिए, इसको ऐसे घुमा दीजिएगा तो इधर घूम जाएगा, ऐसे घूमेगा ना, ये भी ऐसे घुमाएगा, ये भी ऐसे, लेकिन इसको अगर घुमाना चाहिए तो ये सीधा ऐसे उल्टा घूम रहा है कि नहीं? तो ये गलत है। नेक्स्ट, साधारण नमक निम्नलिखित से बनता है। साधारण नमक कैसे बनाते हैं आप लोग? NaCl का निर्माण जो करवाते हैं, NaCl का जो निर्माण करवाते हैं, कैसे करते हैं? HCl प्लस H2SO4, इसी से तो हम लोग साधारण नमक का निर्माण कर देते हैं, NaCl प्लस H2O, ये बनाते हैं। तो इससे क्या होता है? ये भी प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है, जिससे मिलकर नमक बना, लवण बना, है कि नहीं? तो एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार मिलकर NaCl बनता है। ओके, नेक्स्ट, मानव शरीर का pH परास में काम करता है। तो मानव शरीर का pH जो होता है 7 से 7.8 के बीच होता है, याद रखिएगा। रेंज में आता है जैसे 7.4, 7.3, इस तरह के रेंज में मानव शरीर का pH परास होता है। नेक्स्ट,
आत्मकथा रचना ऑन माई टर्म्स फॉर्म द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर ऑफ पावर के लेखक कौन है? ये शरद पवार है। बहुत फेमस बुक है और ये आगे भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि पूछा हुआ है तो पूछा हुआ क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नाइट्रोजन के निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं? तो लाफिंग गैस तो आप लोग को पता होगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी N2O हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। सोचिए इस तरह का क्वेश्चन में क्या है, सोना चांदी के तुलना में अधिक महंगा होता है? कभी नहीं, तो ये बात तो गलत है। अक्सर नहीं, हमेशा होता है। क्योंकि आप लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो जितना कम अभिक्रियाशील होगा वो उतना ही महंगा होगा। जैसे चांदी के तुलना में सोना कम अभिक्रियाशील है कि नहीं, तो इसलिए सोना महंगा है। यानी सोना अभिक्रियाशीलता में देखिएगा तो नीचे साइड आएगा, सबसे पहले आएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला है। नीचे में आएगा आपका चांदी, सोना, ये सब आपका नीचे में आएगा। नीचे में जो आएगा इसका मतलब उसमें वह कम अभिक्रियाशील वाला है, और कम अभिक्रियाशील वाला हमेशा महंगा होता है सामान। आप किसी भी एलिमेंट को ले लीजिएगा, देखिएगा जिसका रिएक्टिविटी कम होगा वह महंगा बिकता है। तो ये हमेशा होता है। और बोर्ड भी हमेशा ही मरवाया है, हमने नहीं मरवा रहा है, ये बोर्ड भी हमेशा ही मरवाया है। नेक्स्ट, मानव शरीर में अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्तचाप, लार, निस्सरण और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आप लोगों को तो ये क्वेश्चन हमारे में से रट गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई पेपर में हमने सॉल्व कराए हैं। तो ये होता है मेडुला, यानी स्पाइनल कॉर्ड के जो नीचे लगा होता है, मानव मस्तिष्क के पीछे जो रूट के तरह निकला रहता है। ये कैसे बनाओ, ये जो मस्तिष्क के अंदर से ये रूट के तरह जो निकला हुआ रहता है बहुत सारा, तो ये क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो वही होते हैं जो कि अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट, भारत ने 2017 में किस महीने से जीएसटी लागू किया है? तो ये आप लोग का जो लागू किया, ये जुलाई मंथ से लागू किया है। ओके, जुलाई 2017 से लागू किया है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ था कि न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व जो होगा किसके समान होगा? तो इसका आंसर होगा तीसरा। कैसे दोस्त, बताते हैं। देखिए, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहते हैं कि 8वां तत्व समान होनी चाहिए। 8वां तत्व समान, यानी 8वां तत्व का गुण जो होगा वह तीसरे तत्व के समान होगा। कैसे? यानी पहला तत्व का गुण 8वें तत्व के समान होगा। कैसे देखिए, जैसे हम तीसरा से स्टार्ट करते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10वां का बारे में पूछा गया था यहाँ पर, कौन सा 10वां तत्व का किससे संबंधित होगा? तो यहाँ से देखिए, ये क्या 8वां पूरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हुआ ना। यानी तीसरा का जो गुण होगा वह 10वें से मिलेगा, दूसरा का गुण जो होगा वह 9वें से मिलेगा, पहला का जो गुण होगा वह 8वें से मिलेगा। क्या बात को समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से ये तीसरा का गुण किससे मिलेगा? 10वां से। ओके, राइट। नेक्स्ट, ये पेज खाली रह गया, क्वेश्चन नहीं है इसमें क्या? नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए इसको कीजिए इस क्वेश्चन को। यदि 1 सेकेंड में किसी संवाहक के किसी भी अनुप्रस्थ काट के माध्यम से 2 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है तो इसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी। धारा हमसे पूछ रही है, आई हमसे पूछ रही है, टाइम हमको 1 सेकेंड दिया है, 1 सेकेंड, और क्यू हमें आवेश की मात्रा जो दिया है 2 कूलम्ब दिया है, 2 कूलम्ब आवेश दिया है। तो इसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा, तो यहाँ पर Q बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है, IT होता है कि नहीं, Q बराबर IT। तो यहाँ पर Q का मान कितना, 2 कूलम्ब। धारा हमें निकालनी है, धारा हमें निकालनी है। T कितनी है दी है, 1 सेकेंड, ये 1 से भाग लग जाएगा, 2/1। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 2। सभी चीज़ यूनिट में, SI यूनिट में था, तो ये भी SI यूनिट में है, तो कितना एम्पियर हो जाएगा, 2 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट, दुनिया के सबसे खारी जिलों में से एक है ये मृत सागर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आनुवांशिकता सामग्री के वाहक है, ये आपका जीन हो जाएगा, यानी आपके आनुवांशिक गुण को कौन ले जाता है, ये जीन ले जाता है, जो कि क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट, डैश की परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको क्षारीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड कैसे पता करेंगे। जो अधातु होगा उसका ऑक्साइड अम्लीय होता है, उसका ऑक्साइड अम्लीय होता है, और जो धातु होगा उसका ऑक्साइड क्षारीय होता है, उसका ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। तो यहाँ पर 7 में क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, यानी यहाँ पर कार्बन 6, कार्बन, नाइट्रोजन, यही ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है N2, तो ये कैल्शियम का है, ये आपका क्लोरीन, ये आपका 6 पर कार्बन है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्षारीय ऑक्साइड होनी चाहिए, जो धातु होगा उसी का ऑक्साइड क्षारीय होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या, कौन सा धातु, ये है, तो 20 पर जो क्या है धातु है, तो ये आपका क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट, ये टोटल 20 यानी 34 या 33 क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने इस पेपर का किया 20 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 का हम लोगों ने सॉल्यूशन किया। इसका 35 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग ALP एंड टेक्नीशियन का फॉर्म भरे हैं तो आप लोगों को यहाँ से बेनिफिट मिल सकते हैं। पहले थोड़ा सा मैं अभी डिस्टर्ब चल रहा हूँ, इसके वजह से प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आगे मैं इस सीरीज को अच्छी तरीके से जारी रखूँगा, ये आपसे हमारा वादा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।